हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा है लेक्चर नंबर 9, जहाँ पे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। और आज हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन एथोस टू मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने इंडियन एथोस के बारे में कुछ पढ़ लिया कि इंडियन एथोस होते क्या है और वो कहाँ से आए हैं, कहाँ से डिराइव किए गए हैं। तो वो हमारे इंडियन स्क्रिप्चर्स के ऊपर से बनाए गए हैं, ठीक है। तो अब ये जो इंडियन एथोस हमने पढ़े, वो इंडियन एथोस का मैनेजमेंट में क्या इम्पोर्टेंस है। मतलब बिजनेसेस जो मैनेज होते हैं, कोई भी बिज़नेस हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी लेवल का बिज़नेस हो, तो ये जो बिजनेसेस मैनेज होते हैं उसमें एथोस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर एथोस फॉलो नहीं होते तो शॉर्ट रन में तो बिज़नेस टिक जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन की जब बात करेंगे, अगर बिजनेसेस को लॉन्ग रन रहना है, मार्केट में टिकना है, तो तब अगर एथोस फॉलो नहीं हुए हैं तो बिजनेसेस नहीं टिक सकते, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। एथोस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर एथोस फॉलो हम करते हैं तभी ही कस्टमर्स भी खुश रहेंगे, एम्प्लॉयज़ भी खुश रहते हैं, इन्वेस्टर भी खुश रहते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस क्या क्या है हमारे मैनेजमेंट के अंदर इंडियन एथोस का। इंडियन एथोस इज एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो बिजनेसेस प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं या फिर जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, सोसाइटी को सर्विस देने के लिए काम कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए एथोस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। However, in some organizations, management follow Indian ethos, whereas in other organization, the corrupt and unprofessional managers do not follow Indian ethos in managing organization. देखिए, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में इंडियन एथोस फॉलो किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि करप्ट एंड अनप्रोफेशनल मैनेजर्स जो रहते हैं, कभी कभी वो लोग एथोस फॉलो नहीं करते। Indian ethos places great emphasis on spiritual values। देखिए, हमारे इंडियन एथोस में स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस बताया गया है। हमने आगे के लेक्चर में भी देखा था कि हमारे इंडियन एथोस आए हैं इंडियन स्क्रिप्चर्स के बेस पे, ठीक है। अब स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आर द कोर एसेंस ऑफ इंडियन एथोस। Indian ethos plays an important role in managing the organizations professionally and ethically। बिजनेस को हमें कैसे चलाना होता है, प्रोफेशनली एंड एथिकली। एथिकली मतलब राइट एंड रॉन्ग, वहाँ पे हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। कोई गलत चीज़ें हम ना कर रहे हो उसका ध्यान हमें रखना पड़ता है। जैसे कस्टमर से हम ज़्यादा प्राइस तो नहीं चार्ज कर रहे हैं, या हम कस्टमर को ख़राब क्वालिटी का गुड्स तो नहीं दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के साथ हम पार्शियलिटी तो नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट को हम बराबर टैक्स दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, गलत है, तो रॉन्ग हो गई, मतलब हम इथिकली काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है और हमें बिजनेस को एथिकली मैनेज करना होता है। नाउ इंडियन एथोस फोकसेस मोर ऑन प्रोसेस ओरिएंटेड वर्क कल्चर रादर देन ऑन रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क कल्चर। अब यहाँ पे इंडियन एथोस में क्या कहा गया है, सिर्फ गोल को देख के काम मत करो, जो प्रोसेस है उस पर भी फोकस करो कि जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। हमने सोच लिया कि चलो हमें 5 लाख का प्रॉफिट करना है, 10 लाख का प्रॉफिट करना है, हमने ऐसे सोच लिया, लेकिन वो प्रॉफिट करने के लिए हम कुछ गलत चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं ना, गलत प्राइजेस लगा रहे हो कस्टमर को, या कुछ गलत चीज़ें और हम कर रहे हो, गलत गलत ऑफर्स बता दी, गलत डिस्काउंट बता दिए जो हम एक्चुअल में कस्टमर्स को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं ना। मतलब हमें हमारा ऐसा नहीं सोचना है कि हम सिर्फ हमारा गोल ही अचीव करें। वो गोल अचीव करने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, वो सही है या गलत है, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। द मीन्स और द रिसोर्सेज टू अचीव द गोल और रिजल्ट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज द गोल इटसेल्फ। जितना हमारा गोल या ऑब्जेक्टिव ज़रूरी है, उतना ही उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। Now, the significance of Indian ethos to management is explained as follows.
अब एक एक करके हम देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है या क्या क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन एथोस का इन मैनेजमेंट। सबसे पहला आता है एथिक्स इन फंक्शनल एरियाज। बिजनेस के अंदर फंक्शनल एरिया की हम बात करें, बहुत सारे होते हैं। परचेज आता है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, एडवर्टाइजिंग है, बहुत सारे फंक्शनल एरियाज आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि उसमें जो चीज़ें हो रही है वो सही तरीके से हो रही हो, वहाँ पे कुछ गलत ना हो रहा हो, ठीक है। एथिकली सारे ही काम किए जाए। इंडियन एथोस प्लेसेस एम्फोसिस ऑन एथिक्स एज इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। Therefore, managers who are influenced by Indian ethos will make every effort to adopt ethical practices in all functional areas. अब यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से फंक्शनल एरियाज है। प्रोडक्शन, फोकस इज ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिडक्शन इन कॉस्ट। प्रोडक्शन वाला पर्सन है, हम ऐसे सोचेंगे कि हम खुद प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे, अच्छी क्वालिटी का गुड्स बनाएं, कॉस्ट को कम करें, ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। मार्केटिंग, मार्केटिंग वाला पर्सन क्या सोचेगा, प्रॉपर प्रोडक्ट डिज़ाइन, राइट प्राइसिंग, एथिकल प्रमोशन एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी ही चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, राइट वे में होनी चाहिए। फाइनेंस की बात करें तो ऑब्टेनिंग फंड्स फ्रॉम द राइट सोर्स एंड प्रॉपर एप्लीकेशन, नॉट मिसयूज ऑफ फंड्स। फाइनेंस वाले का काम क्या होता है, पैसे लाना एंड यूज़ करना। अब ये जो पैसे हम लाते हैं वो सोर्स कैसा होना चाहिए, सही जगह से, सही सोर्स से हमें पैसे लाने हैं। एंड दूसरा जो एप्लीकेशन करेंगे, हम जहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। सैलरी देनी हो, बिल पे करना हो, मशीनरी लेनी हो, रेंट पे करना है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो वो जहाँ हम पैसे यूज़ कर रहे हैं वो भी सही जगह यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये फाइनेंस का काम हो जाएगा। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, adopting fair HR policies and practices relating to selection, promotion, compensation, training, transfer, career development, etc. देखिए HR पॉलिसीज़, अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, उनका काम क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना, रिक्रूट करना, उन्हें सैलरी देना, टाइम पे उनका प्रमोशन करना, अप्रेजल करना, ये सारे ही काम उनके होते हैं। तो ये सारे काम के लिए जो पॉलिसीज़ बनती है वो कैसी होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए, एथिकल होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनलिज्म। सेकेंड इम्पॉर्टेंस हम देखेंगे। प्रोफेशनलिज्म की हम बात करें तो जो भी बिज़नेस में काम होता है, कि मैनेजर क्या काम करेगा, मोस्टली डिसीजन मेकिंग का काम करेगा। डिसीजन मेकिंग मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो भी सिचुएशन उसके सामने क्रिएट हुई हो, मान लो रॉ मटेरियल कहाँ से ख़रीदना है, मशीनरी कहाँ से ख़रीदना है, कोई नई ब्रांच ओपन करनी है तो कहाँ करनी है, कोई भी सिचुएशन उसके आगे आ सकती है। तो उसको उसे सॉल्व करना है, डिसीजन मेकिंग करना है, तो कैसे होगा, कैसे करेगा वो डिसीजन मेकिंग, एथिकली करेगा, प्रॉपर डेटा कलेक्ट करेगा, उसे एनालाइज करेगा एंड उसके बाद फिर वो डिसीजन लेगा। नाउ इंडियन एथोस गिव्स इम्पॉर्टेंस टू प्रोफेशनलिज्म इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। देयरफॉर इंडियन एथोस इन्फ्लुएंसेस मैनेजर टू वर्क एज प्रोफेशनल्स। They must adopt a systematic approach in decision making. डिसीजन मेकिंग में अप्रोच कैसा फॉलो करना चाहिए मैनेजर ने, सिस्टमैटिक, एंड इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही चीज़ों में, बिजनेस को मैनेज करने में एंड डिसीजन मेकिंग दोनों में मैनेजर को कैसा रहना चाहिए, सिस्टमैटिक। खुद के जजमेंट के हिसाब से डिसीजन ले लेगा तो नहीं चलेगा, प्रॉपर उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए एंड डिसीजन लेना चाहिए। इन फैक्ट डिसीजन मेकिंग is the essence of management. To make professional decisions, manager must obtain right data. Data कैसा collect करना है, right. Analyze the data properly. Data को properly analyze करना है. Take the right decision in the interest of the organization and of all stakeholders. बिजनेस के लिए जो सही है वो डिसीजन लेना है एंड दूसरा स्टेक होल्डर्स के लिए जो सही है वो डिसीजन लेना है।
स्टेक होल्डर्स मतलब जो लोग बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है, जैसे कस्टमर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, इन्वेस्टर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये सारे हो जाते हैं स्टेक होल्डर्स जो बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है। तो इन लोगों को ध्यान में रख के राइट डिसीजन मैनेजर ने लेने चाहिए। ये हुआ हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंस। थर्ड वन इज़ रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट की बात करें तो मैनेजर के साथ और दूसरे मैनेजर्स भी काम करते हैं। मैनेजर के ऊपर सुपीरियर होता है, उसका बॉस होता है, उसके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो मैनेजर ने क्या करना चाहिए, ये सारे ही लोगों को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम मॉनिटरी बेनिफिट्स कितने भी दे दे, कितनी भी अच्छी सैलरी दे दे, इंसेंटिव्स दे दे, ठीक है, पर अगर हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को तो वो कभी भी अच्छे से काम नहीं करेंगे, कभी भी अच्छा प्रोडक्टिविटी लेवल हमें नहीं देते हैं। नाउ इंडियन एथोस places emphasis on respect to self respect and respect to others। खुद को भी रिस्पेक्ट देना है एंड दूसरों को भी रिस्पेक्ट देना है। Therefore, managers need to have self-respect and also respect to others. They must respect views and opinions of other managers and also of the employees। देखिए, दूसरे लोगों के ओपिनियंस को या सजेशंस को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर मैनेजर कंसीडर नहीं करता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि वो ऐसा माना जाएगा कि वो दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। Respect must be shown to external parties as well। एक्सटर्नल लोगों को भी रिस्पेक्ट देना ज़रूरी होगा, सच एज कस्टमर्स, डीलर्स, सप्लायर्स एंड ऑल द अदर स्टेक होल्डर्स। बिजनेस के बाहर के लोगों को भी रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। अगर तुम नहीं देते हो तो क्या होगा, वो लोग भी तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहेंगे। रिस्पेक्ट इज़ ऑलवेज गिव एंड टेक। रिस्पेक्ट कैसी होती है, गिव एंड टेक। अगर तुम रिस्पेक्ट देते हो तो ही तुम्हें रिस्पेक्ट मिलती है। When a manager gives respect to others, he will also get respect from others। Thus it becomes a win-win situation। क्या कहा गया है इसे, विन विन सिचुएशन। तुम किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो तुम्हें भी रिस्पेक्ट मिलती है, आमने सामने रिस्पेक्ट मिलती है, विन विन सिचुएशन। ना फोर्थ इम्पॉर्टेंस इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब हो जाएगा सबको इक्वली ट्रीट करना है, पार्शियलिटी नहीं करनी है। मैनेजर जब भी काम अलॉट करेगा या सैलरी देगा, ठीक है, उस टाइम पे उसने क्या करना है, पार्शियलिटी नहीं करनी है, इक्विटी मेंटेन करनी होगी। इंडियन एथोस गिव्स इम्पोर्टेंस टू प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। Managers should adopt the principle of equity। The members of the organization and other stakeholders must be given fair and just treatment depending on the circumstances। देखिए, सारे ही लोगों को कैसी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, फेयर एंड जस्ट। किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। पार्शियलिटीज एंड अनड्यू फेवर्स मस्ट बी अवॉइडेड। ये दो चीज़ें अवॉइड करनी है, एक तो पार्शियलिटी एंड दूसरा अनड्यू फेवर्स मस्ट बी अवॉइडेड। इन अदर वर्ड्स, मैनेजर्स मस्ट एक्सरसाइज जस्टिस एंड काइंडनेस व्हाइल डीलिंग विथ सबऑर्डिनेट एंड अदर्स। अच्छे से उसने सबको ट्रीट करना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं करनी है। अनड्यू फेवर्स, मान लो हमारे बिजनेस में कोई पोजीशन खाली है फॉर एग्जांपल, और वो क्या करेगा, खुद के रेफरेंस में से खुद की पहचान वाले किसी को लाके वहाँ पे जॉब दे देगा, तो ये क्या हो गया, अनड्यू फेवर हो गई। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, उस पोस्ट पे हम किसी क्वालिफाइड पर्सन को भी रख सकते हैं, ठीक है, तो ये गलत चीज़ हो गई। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए बिजनेस में। नेक्स्ट इज टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिजनेस एक क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। हमने काफ़ी टाइम पढ़ा है, ये बिजनेस एक ग्रुप एक्टिविटी है जो एक स्पेसिफिक गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए काम करती है। जितने भी लोग उसमें काम कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो ऑफकोर्स वो लोगों के अंदर, उस ग्रुप के अंदर टीम स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है। अब ये टीम स्पिरिट कौन लाएगा, मैनेजर हमेशा लाएगा, उसके अंदर जो काम कर रहे हैं उन लोगों में। Now, Indian ethos encourages team spirit for the progress and happiness of all। Therefore, managers must encourage team spirit
थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर ने क्या करना है, बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट लाने की ज़रूरत है। द मैनेजर्स शुड रिफ्रेन फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑफ डिवाइड एंड रूल। मैनेजर ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए, मतलब लोगों के अंदर झगड़े करवा के काम करवाना, वैसी चीज़ें उसने नहीं करनी चाहिए। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी may work for some time, but in long run it can lead to negative consequences including the collapse of the organization। अगर ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करता है मैनेजर, कुछ टाइम के लिए तो उसका काम हो जाएगा, उसको जो गोल अचीव करने हैं वो हो जाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर के लिए फिर वो पॉलिसी काम नहीं करती है, कभी कभी तो बिजनेस बंद भी हो जाता है। इट इज़ द टीम स्पिरिट दैट रिजल्ट्स इन लॉयल्टी, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंस देखते हैं, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो मैनेजर्स जितने भी काम करते हैं बिजनेस में, मान लो प्रोडक्शन मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, एडवर्टाइजिंग मैनेजर है, एचआर मैनेजर है, ठीक है। अब ये सारे ही मैनेजर्स को उनके काम की अथॉरिटी मिलनी चाहिए प्रॉपर। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर। वो जो काम कर रहे हैं उसका उन्हें डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। अब इसी के साथ हमने कुछ पावर अगर दे दिया है मैनेजर को कि तुम डिसीजन ले सकते हो, तो उसी के साथ उसे हमें रिस्पॉन्सिबल भी बनाना होगा उसके डिसीजंस के लिए। तो यही चीज़ बताता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Indian culture gives tremendous importance to yogic spirituality, that is achieving the highest level of freedom. Therefore, Indian management must follow the principle of authority and responsibility. Managers are given authority or the power to take decisions. There must be a balance between authority and responsibility. खाली authority दिया हमने and responsibility नहीं दिया तो नहीं चलेगा, मिसयूज़ हो जाएगा अथॉरिटी का। खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी नहीं दी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ पे क्या होगा, मैनेजर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल मैनेजर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड दे डू नॉट शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलर टू अदर्स। फेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजर की ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 6 इम्पॉर्टेंस हो गया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बताता है मैनेजर्स ने या अदर एम्प्लॉयज़ ने क्या करना है, जो भी उसका गोल है उसके लिए डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए या इंटीग्रिटी के साथ काम करना चाहिए, उसे हम कहते हैं डिसिप्लिन। इंडियन एथिक्स गिव्स ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू डिसिप्लिन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। Therefore, managers in the organization must work with discipline, that is application and dedication. They must use good sense application while dealing with work situation. They must also work wholeheartedly, that is dedication, in the interest of the organization and other stakeholders. मैनेजर ने कैसे काम करना है, एप्लीकेशन के साथ एंड डेडिकेशन के साथ उसने काम करना है, एकदम दिल से काम करना है बिजनेस के लिए एंड गुड सेंस अप्लाई करना है जो भी वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है उसके अंदर। डिसिप्लिन एफर्ट्स दैट इज एप्लीकेशन एंड डेडिकेशन नॉट ओनली ब्रिंग्स सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन इन द शॉर्ट रन बट ऑल्सो इन द लॉन्ग रन। अब देखिए डिसिप्लिन हमेशा ही लॉन्ग रन के लिए सक्सेस दिलवाता ही है। अगर हम बिज़नेस की बात करें या कोई और चीज़ की भी बात करें, स्टडी की भी अगर हम बात करें, तो लॉन्ग रन के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है अगर हम डिसिप्लिन से काम करते हैं। तो डिसिप्लिन हेल्प्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच बेनिफिट्स नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो द एम्प्लॉयज़ एंड अदर स्टेक होल्डर्स। चलिए, तो ये हमारा 7th सिग्निफिकेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं 8th की तरफ, जो बताता है लॉयल्टी। अब लॉयल्टी का मतलब हो जाएगा, एक तरीके से हम कहेंगे ईमानदारी होनी चाहिए। जो भी मैनेजर्स या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं बिज़नेस में, उन्होंने लॉयल्टी से काम करना चाहिए बिज़नेस में, मतलब कोई भी अनफेयर चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। जैसे कि हम मान लो कि कस्टमर को हम गुड्स सेल कर रहे हैं और हम हमारे किसी पहचान वाले को गुड्स दे रहे हैं, तो हमने कम प्राइस पे दे दिया, किसी को पता नहीं है, ठीक है, तो ये सारी गलत चीज़ें हो गई ना। यहाँ पे हम लॉयल्टी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मैनेजर्स ने क्या करना चाहिए, लॉयल्टी फॉलो करनी चाहिए, लॉयल्टी से काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। इंडियन एथोस गिव्स प्राइम इम्पोर्टेंस टू लॉयल्टी, देयरफॉर Indian managers must be loyal to the organization. They must feel a sense of belonging to the organization. They must make every possible effort to protect the interest of the organization. मैनेजर ने हमेशा ही बिजनेस के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ही काम करना चाहिए, उसी को हम लॉयल्टी बोलते हैं। Managers must work with integrity in the interest of the organization. They must refrain from corrupt practices. कोई भी गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। Integrity and loyalty towards the organization would enable the management to develop trust in the minds of employees, clients, dealers, suppliers and other stakeholders. अगर मैनेजर्स अच्छे से लॉयल्टी से काम करते हैं तो ये सारे ही लोगों के माइंड में अच्छी इमेज बन जाती है बिजनेस के लिए। नाउ नेक्स्ट इज एटीट्यूड। 9th सिग्निफिकेंस इज एटीट्यूड। मैनेजर का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, बिजनेस मैनेज करते टाइम सही एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जब भी वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, डिसीजन मेकिंग का मतलब वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब इस टाइम पे अगर वो पॉजिटिव नहीं रह रहा है तो क्या होगा, जो भी इफ़ेक्ट आने वाली है उस डिसीजन मेकिंग की वो सही नहीं आएगी। अगर वो पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा तो ही वो सही एक्शन लेगा और उसके रिजल्ट्स भी सही आएंगे। तो देखते हैं एटीट्यूड के बारे में। इंडियन एथोस places emphasis on positive attitude. Indian ethos gives importance to good thoughts and actions. देखिए हमारे इंडियन एथोस में क्या बताया गया है, इंसान ने हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए। It is said that good thoughts, देखिए good thoughts lead to good feelings. Good feelings results in positive attitude. Positive attitude leads to good actions. Good actions ब्रिंग सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए पूरा साइकिल है, अगर हम सही सोचते हैं तो उसकी इफेक्ट भी सही ही आती है। एटीट्यूड इज द टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। मैनेजर्स विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड will maintain discipline and punctuality, behave properly with superiors and subordinate and adopt professional approach in decision making. अगर मैनेजर बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाला है तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट करेगा, उसके साथ वाले मैनेजर को अच्छे से ट्रीट करेगा, सुपीरियर को अच्छे से ट्रीट करेगा। तो उससे क्या होने वाला है, एम्प्लॉयज़ खुश होंगे, अच्छे से काम करेंगे, दूसरे मैनेजर एंड सुपीरियर के साथ भी उसके अच्छे रिलेशंस होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों से अच्छी इफ़ेक्ट आती है बिजनेस के ऊपर एंड बिजनेस के गोल अचीव हो सकते हैं। तो ये हमारा 9th सिग्निफिकेंस रहा एटीट्यूड का। नेक्स्ट इज ह्यूमिलिटी। अब ह्यूमिलिटी बताता है कि मैनेजर्स ने बिना वजह ईगो नहीं रखना चाहिए। ह्यूमिलिटी, जहाँ मिस्टेक हो गई उसने माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ठीक है, खुद की गलती को उसने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ह्यूमिलिटी, स्पिरिचुअल लीडर्स प्लेस एम्फोसिस ऑन ह्यूमिलिटी, देयरफॉर मैनेजर्स मस्ट प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ ह्यूमिलिटी। They must gracefully accept their mistake. अगर खुद से गलती हो गई है तो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। They must also give due credit to those who deserve it rather than grabbing the credit which others deserve. अगर किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसे उसका क्रेडिट दे देना चाहिए, ठीक है, बिना वजह ईगो नहीं रखना चाहिए। मान लो कोई मैनेजर है, उसके डिवीज़न में किसी एम्प्लॉई ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसकी वजह से उस डिवीज़न ने अच्छा काम किया है, तो मैनेजर ने उस एम्प्लॉई को क्रेडिट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उसका नाम आगे नहीं ला रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ बताई गई है ह्यूमिलिटी के अंदर। यहाँ पे बताया गया है कि बिना वजह ईगो नहीं रखना है, मिस्टेक खुद की एक्सेप्ट कर लेनी है एंड दूसरों को क्रेडिट उनका दे देना है। नाउ नेक्स्ट,
मैनेजर्स मस्ट ऑलवेज बी विलिंग टू लर्न, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज। उसने नई नई चीज़ें भी सीखते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो मुझे तो सब आता है, मुझे अभी कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कुछ ईगो नहीं रखने चाहिए। पैशन, बिजनेस को अच्छे से मैनेज करने का पैशन होना चाहिए मैनेजर के अंदर। इंडियन स्पिरिचुअल लीडर्स प्रीच पैशन टुवर्ड्स वर्क। पैशन इज़ द पावरफुल डिज़ायर और इमोशन टुवर्ड्स सर्टेन एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट। कोई एक्टिविटी या चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग तुम्हें इमोशन है कि चलो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, डांस अच्छा लगता है या और कोई आर्ट अच्छा लगता है, वॉटेवर जो भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ के लिए अगर तुम स्ट्रॉन्ग इमोशन रखते हो तो उसे पैशन कहते हैं हम। मैनेजर्स मस्ट वर्क विथ पैशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजर्स ने भी इसी पैशन के साथ बिजनेस में काम करना चाहिए। They must not work just because they get salary. They must be enthusiastic in doing their work. When managers work with passion, they realize their true potential and come up with innovative ideas which benefits not only the organization but all the stakeholders. अगर कोई पर्सन ये सोच के काम कर रहा है कि चलो मुझे सैलरी मिल रही है, इतने 8 आवर्स में काम करके आ रहा हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो पैशन के साथ काम नहीं कर रहा है। और कोई इंसान पैशन के साथ काम करेगा तो क्या होगा, वो उसका काम खुश होके करेगा एंड उसके काम के अंदर वो कुछ इनोवेशन लाना चाहेगा। तो ये हो गया हमारा पैशन। 11 सिग्निफिकेंस। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। अब ये लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग क्या बताता है? इंडियन एथॉस प्लेसेस एम्फोसिस ऑन द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग टू जनरेट सक्सेस एंड हैप्पीनेस ऑफ ऑल। दिस लॉ encourages managers to do good to the society, which in turn will result in receiving back from the society. देखिए, बिजनेस ने हमेशा ही सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए, तो अल्टीमेटली बिजनेस का भी अच्छा होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारे बड़े बड़े बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो काफ़ी सारे डोनेशन देते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में दे दिया, एजुकेशन के लिए दे दिया, ठीक है। बाकी बिजनेसेस ने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी प्रोवाइड करनी चाहिए, लोगों को इमरजेंसी के टाइम पे हेल्प करनी चाहिए। तो अगर बिजनेसेस सोसाइटी के लिए अच्छा करते हैं तो सोसाइटी में क्या होता है, लोगों के माइंड में बिज़नेस के लिए एक अच्छी इमेज क्रिएट हो जाती है और वो अल्टीमेटली हेल्प करती है बिज़नेस को। इसका मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। तुमने कुछ दिया, कुछ अच्छा दिया, इसलिए तुम्हें अच्छा ही मिला। नाउ देयरफॉर प्रोफेशनल मैनेज कंपनी सच एज दैट ऑफ टाटा ग्रुप का एग्जाम्पल दिया है। टाटा ग्रुप गिव इम्पॉर्टेंस टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। When organizations perform social responsibility, the society develops good corporate image of the organization, which brings long-term success to the organization. अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिजनेस अच्छे से पूरी कर रहा है तो लोगों के माइंड में बिज़नेस की इमेज भी बहुत अच्छी हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, बिज़नेस का लॉन्ग टर्म सक्सेस आती है। तो ये हो गया हमारा 12th सिग्निफिकेंस, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ धर्मा। अब ये धर्म क्या बताता है? लॉ ऑफ धर्मा इज संस्कृत वर्ड विच मीन्स पर्पस, मिशन इन लाइफ। प्रोफेशनल मैनेजर्स फॉलो लॉ ऑफ धर्मा। They come up with effective mission and vision statement. The management encourages all the members of the organization to put their best effort to achieve mission or purpose of the organization. हमने मिशन के बारे में कुछ पढ़ा था आगे के लेक्चर्स में। What is mission? लॉन्ग टर्म के लिए जो बिज़नेस का कुछ बेसिक पर्पस होता है उसे हम मिशन कहते हैं। जैसे कि मान लो बिज़नेस कुछ अच्छा गुड्स या सर्विस देना चाहता है कस्टमर को, तो ये उसका मिशन हो गया। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो उसका मिशन क्या रहेगा कि उसने स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो ये उसका मिशन हो गया। तो अब ये जो कुछ मिशन
फॉलो होता है बिजनेस में, मैनेजमेंट ने इस मिशन को फॉलो करके ही काम करना चाहिए और मैनेजर ने उसके एम्प्लॉयज़ को भी ये मिशन को ध्यान में रख के काम करवाना चाहिए। ठीक है, यही चीज़ बताई गई है लॉ ऑफ धर्मा के अंदर कि कुछ मिशन फॉलो करके काम होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कर्मा। Indian scriptures places emphasis on law of karma. The law of karma follows the phrase what you sow is what you reap. ठीक है, जैसा हम बोएंगे वैसा ही पाएंगे, जैसा हम काम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। ये जो हम इंडियन हमारे कल्चर में बातें हम सुनते हैं या हम बोलते हैं, ये सच भी है। ठीक है, हम अच्छे से अगर बिजनेस मैनेज करते हैं एथिकल वे में तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, बिजनेस लॉन्ग रन में सक्सेस करता है। नाउ इट रिफ्लेक्ट्स द कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पे। देयरफॉर प्रोफेशनल मैनेजर्स प्लेस एम्फोसिस ऑन इथिकल एफर्ट्स टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। देखिए कैसे एफर्ट्स लेने हैं मैनेजर्स ने, एथिकल, राइट और रॉन्ग सोच के एफर्ट्स लेने हैं। कोई भी काम गलत नहीं करना है, जो सही चीज़ें हैं वही करनी है। सही क्वालिटी का गुड्स देना है, कस्टमर को सही प्राइस पे देना है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को इक्वली ट्रीट करना है, ये सारी चीज़ें सही है। एथिकली अगर काम किया जाएगा तो ही उसके रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आएंगे, जैसा हमने सोचा है वैसे ही रिज़ल्ट मिलेंगे। चलिए, तो ये हमने कुछ सिग्निफिकेंस देख लिए ऑफ इंडियन एथोस इन मैनेजमेंट। क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट में इंडियन एथोस को फॉलो करना। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।